हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ZBC टॉपिक्स 321। इसमें पार्ट 2 में हम आपको पढ़ा चुके हैं सॉल्यूशन की सांद्रता की इकाइयाँ क्या हैं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए हेनरी का नियम, हेनरी लॉ, लॉ ऑफ हेनरी। हेनरी का नियम क्या है? तो हेनरी का नियम बोर्ड की दृष्टि से, यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर के आधार पर हमने पेपर देख करके आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके लिए बनाए हैं। तो हेनरी का नियम जो है ये क्या कहता है? तो हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, कैसा ताप होना चाहिए? ताप स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलयन के निश्चित आयतन में, मतलब स्थिर ताप हो और किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस, मतलब गैस कितनी घुली है, विलेय गैस का द्रव्यमान मतलब भार, द्रव्यमान में क्या होता है? भार गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अतः m प्रोफेशनल या अनुक्रमानुपाती p। तो m क्या है और यहाँ p क्या है? m जो है वो गैस का द्रव्यमान है। क्या है m? गैस का द्रव्यमान मतलब गैस का भार है। और p क्या है? गैस का दाब है। k क्या है यहाँ पे? k जब हम m प्रोफेशनल टू p मतलब विलेय गैस का द्रव्यमान जो है गैस के दाब के मतलब प्रेशर के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो एक चिन्ह आता है प्रोफेशनल। इस प्रोफेशनल चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो बराबर का निशान लगाते हैं और एक नियतांक कांस्टेंट आता है, इसे कहते हैं के। यह होता है नियतांक। तो m बराबर k इंटू पी, जहाँ पर m गैस का द्रव्यमान, p गैस का दाब और k नियतांक है। तो हेनरी का नियम आपको स्पष्ट हुआ कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितनी गैस जो है विलेय है और उस गैस पर कितना दाब लग रहा है ये उसके समानुपाती होती है। तो हेनरी लॉ की जो है सीमाएं क्या हैं? हेनरी लॉ की सीमाएं क्या कहती हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हेनरी की सीमाएं, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य होता है। हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य होता है। हेनरी के अनुसार गैस विलायक से क्रिया न करती हो। ये इसका पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेनरी के अनुसार गैस विलायक से क्रिया न करती हो। अब बात करते हैं ठोस की द्रव में विलेयता, मतलब ठोस जब द्रव में घुलता है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हमने कुछ दिए हैं, बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं हम इसके, तो आप इनको समझ लीजिए। पहला पॉइंट हमने बनाया है कि ठोस के द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक यह है कि प्रायः ताप बढ़ाने पर, मतलब ठोस की द्रव में विलेयता, जब ठोस द्रव में कब घुलेगा? प्रायः ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है ध्रुवीय विलायकों में आयनिक यौगिक शीघ्रता से घुलते हैं जबकि सहसंयोजी नहीं घुलते हैं। सहसंयोजी यौगिक आप पढ़ चुके हैं, सहसंयोजी संयोजकता कोवैलेंट होते हैं जबकि यह सहसंयोजी नहीं घुलते हैं। अगला पॉइंट है आपका अध्रुवीय विलायक में सहसंयोजी यौगिक आसानी से घुलते हैं लेकिन आयनिक नहीं घुलते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की कि सम आयन प्रभाव के कारण दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की विलेयता कम हो जाती है। तो सम आयन प्रभाव के कारण दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की विलेयता जो है वो कम हो जाती है। तो आपको हेनरी नियम के बारे में ये पॉइंट इतने याद रखने हैं और किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है उस तरह से हमने आपको लिख के बता दिए हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा आता है कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? वाष्प में से होता है भाप दाब, माने प्रेशर लगाना।
ठीक है। अननोन माने होता है कमी। तो हम बात करते हैं कि किसी वाष्पशील, जो वाष्प में बदल जाए वो वाष्पशील, किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, मतलब जो भाप में न बदले ऐसा पदार्थ वाष्पशील द्रव में मिला दिया जाए, तो किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अवनमन माने कमी हो जाती है। इसे वाष्प दाब का अवनमन या कमी कहते हैं। इसको मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। ये बीकर है, इसको हमने क्लोज कर दिया है और इसकी जो भाप है ये सरफेस एरिया पे जा रही है। ये शुद्ध विलयन है और यहाँ अवाष्पशील कण है, अवाष्पशील पदार्थ है इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि अवाष्पशील पदार्थ के कारण सतह पर विलायक अणु की संख्या घट जाती है। अगर अवाष्पशील पदार्थ है तो विलायक अणु की संख्या घट जाती है, जिससे वाष्प दाब का अवनमन घट जाता है। ठीक है। तो हेनरी नियम के बारे में आप लोग ने देख लिया है और इसको कायदे से आप लोग पढ़िए और इसके नोट्स बनाते रहिए। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं राउल्ट लॉ की। राउल्ट लॉ जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउल्ट लॉ क्या कहता है? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। तो देखिए, राउल्ट वैज्ञानिक जो थे उन्होंने एक नियम दिया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। बस आपको इतना ही बोल्ड में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सिंबल दे दिए हैं हमने। P माइनस पी एस बटे P बराबर छोटा वाला n, इसे स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ सीधी सी बात याद रखना है कि आपेक्षिक अवनमन बराबर मोल प्रभाज के, दैट इज राउल्ट लॉ। तो नोट यहाँ पे कुछ बिंदु याद करने हैं जो आपके सूत्र में दिए हैं, सिंबल्स, इनको हमने बताया है कि P क्या चीज़ है। P शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, प्रेशर, P मीन्स प्रेशर, शुद्ध है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। यहाँ पर जो विलायक लिया गया है P वह शुद्ध वाष्प दाब वाला है। P वाष्प दाब और S मीन्स सॉल्यूशन। तो विलयन का वाष्प दाब, P मीन्स होता है वाष्प दाब, प्रेशर बताया गया है काहे का, भाप का। तो विलयन का वाष्प दाब को PS से लिखते हैं। N बराबर विलेय के मोलों की संख्या, छोटा वाला n है और बड़ा वाला n होता है, इसे कैपिटल N कहते हैं। ये विलायक के मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट याद करने हैं आपको, 2 पॉइंट ये याद रखने हैं। वाष्प दाब में अवनमन या कमी बराबर P माइनस PS, ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर P माइनस PS बटे P, ये हम ऊपर इसकी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम काहे की बात करेंगे हम, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं? कुछ बाउंडेशन है राउल्ट के नियम के, ये आपको बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखनी है। राउल्ट की सीमाएं ये कहते हैं कि यह तन विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, यह तन विलयनों के लागू होता है, मतलब ये अवाष्पशील विद्युत अनुघट्ट पर लागू होता है। विलेय तथा विलायक आपस में क्रिया नहीं करते हैं। राउल्ट का नियम कहता है विलेय तथा विलायक आपस में क्रिया नहीं करते हैं। यह तन विलयनों के लिए ही लागू होता है और अवाष्पशील विद्युत अनुघट्ट पर ये काम करता है। ये आपके 2 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। राउल्ट के नियम से अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर जो हम फार्मूला आपको पढ़ा चुके हैं, P माइनस PS बटे P बराबर N बटे N प्लस N। तो यहाँ N और ये वाला N क्या चीज़ है? ये ऊपर वाले
सूत्र में हम आपको समझा चुके हैं। तो तन विलयनों पर ये कैसे लागू होता है, तो तन विलयनों के लिए जो n प्लस n बराबर इक्वल टू कैपिटल N इसका मान होता है, तो p माइनस पी एस बटे p बराबर n बटे n। n मीन्स कि क्या है, n मात्रा बटे अणुभार, मात्रा को w से, अणुभार को m से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं हम क्या है कि जो कैपिटल N है, कैपिटल N मात्रा बटे अणुभार बराबर W बटे M, ठीक है। अब देखिए इनके मान जो हैं इसमें रख देते हैं, यहाँ पे ये दो मान उठा करके हम यहाँ पे रखते हैं। एक फार्मूला बनता है जो आपके न्यूमेरिकल में काम आता है, P माइनस पी एस बटे P बराबर W बटे M गुणे M बटे W। यहाँ पे याद रखना ये स्मॉल w है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है और ये कैपिटल W है। तो यहाँ पर ये सिंबल जो दिए गए हैं इनका डू यू मीन्स क्या है, इनका अर्थ क्या है। जहाँ पर n जो है यहाँ पे इनको बताया गया है n विलेय के मोलों की संख्या, ये याद कर लीजिए आप। कैपिटल विलायक के मोलों की संख्या, चूँकि हम पहले बता चुके हैं आपको, W विलेय की मात्रा होती है और M विलेय का अणुभार, ये स्मॉल m बना हुआ है, विलेय का अणुभार, और W बराबर विलायक की मात्रा और बड़ा वाला m मतलब कैपिटल M विलायक का अणुभार। इस प्रकार राउल्ट का नियम, चाहे जिस टाइप से आया आपका पे एग्ज़ाम में, राउल्ट का नियम बताएं तो आपका राउल्ट का नियम दीजिए हमारा। यहाँ तक राउल्ट का नियम एक लाइन में हमने आपको समझाया है। उसके बाद वास्तव अवनन में कमी क्या होती है, वास्तव में अपेक्षित अवनन क्या होता है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, राउल्ट के नियम से आवासशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और उस फार्मूला को कैसे हम निकालते हैं, इसके लिए भी हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इस तरह से आप अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे, इसके अगर आप सदस्य बन जाएंगे तो महान कृपा होगी। और नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे आपका नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नॉलेज को स्टूडेंट तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।